विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप प्रहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। और प्रहार में आज हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ तो मई में भारत ने पाकिस्तान को इतनी मार मारी कि पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया है। पाकिस्तान आंसू बहा रहा है, दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान नोटम जारी करते हुए थक नहीं रहा है कि अभी उसके टूटे फूटे मार खाए एयरबेस की मरम्मत और समय लेगी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता मुल्ला मुनीर की ट्रंप से बढ़ती दोस्ती पर तंज कस रही है, क्योंकि मुनीर तो अमेरिका की गोद में बैठ गया है। बिरयानी उड़ाई जा रही है और यहां पाकिस्तान में एयरबेस और पाकिस्तान की जनता अपने हालात पर आंसू बहा रही है। साथ ही मुल्ला मुनीर के अलावा बात करेंगे अमेरिका की बढ़ती मुश्किलों की, क्योंकि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका आतंकी दोस्त को पाल पोस रहा है, यानी पाकिस्तान को पाल पोस रहा है। तो वहीं ट्रंप की मनमानी की वजह से अपने दूसरे मजबूत दोस्त यूएई से हाथ धोना पड़ रहा है, क्योंकि अब यूएई ने फाइटर जेट्स की डील अमेरिका की जगह साउथ कोरिया से करने की इंडिकेशन दे दिए हैं। ये संकेत दे दिए हैं कि साउथ कोरिया से यूएई की दोस्ती बढ़ सकती है। अमेरिका पाकिस्तान के इस आतंकी मुनीर से दोस्ती बढ़ाने और भारत को दबाने की नाकाम कोशिश में जुटा है और अपनी डील से हाथ धो चुका है। तो बात आज ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की होगी। साथ ही बात आज करेंगे एल्विश यादव की भी, क्योंकि एल्विश यादव यूं तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। उस फायरिंग की पूरी स्टोरी, इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। एल्विश जो इससे पहले भी कई बार अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार एल्विश किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि टारगेट पर आने की वजह से चर्चा में है। कौन है जो एल्विश को धमका रहा है? कौन है जो एल्विश को टारगेट कर रहा है, उनके घर पर फायरिंग करवा रहा है? क्या कोई एल्विश को मारना चाहता है? पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका से मुनीर की बढ़ती नजदीकी की। प्रहार की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से आ रही उन तस्वीरों के साथ, जहां पाकिस्तान की आम आवाम को अब यह समझ में आ चुका है कि मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का ही खानदानी नौकर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग नारे लगा रहे हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले हैं, वर्दी वाले कुत्ते पाले हैं। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ये तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। अब पाकिस्तानी सेना की कायरता का दूसरा सबूत भी देख लीजिए। ये पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें हैं, जो इस वक्त आप मेरे बगल में देख रहे हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह डैमेज कर दिया गया था। और इसके बाद से ही यह एयरबेस बंद पड़ा हुआ है। अब इस एयरपोर्ट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि आने वाले 22 तारीख तक ये यूं ही बंद पड़ा रहेगा और उसके बाद भी ये खुलेगा नहीं। ये किसी को पता भी नहीं है कि भाई खुल सकता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ये इंतजार कर रही है कि भाई ये एयरबेस, ये एयरपोर्ट खुले तो, लेकिन पाकिस्तान हाथ खड़े करता दिख रहा है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने रहीम यार खान एयरबेस के रनवे के बीच में हुए गहरे गड्ढे की तस्वीर जारी की थी। सैटेलाइट इमेज में एयरबेस की एक बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से एक और नोटम जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब रनवे कम से कम 22 अगस्त तक बंद रहेगा। यानी अभी अगले आने वाले 4 दिन पाकिस्तान की जनता को ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे पहले जारी किए गए नोटम के मुताबिक रनवे 6 अगस्त तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब ये रनवे 22 अगस्त तक बंद है। आगे तारीख और बढ़े, इसका इंतजार अब पाकिस्तान की जनता कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पाकिस्तानी एयरबेस के हालात के बारे में बता चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। सुनिए क्या कहा था पीएम ने। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी।
लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तानी सेना अपनी ही जमीन से खदेड़ी जा रही है। उनके एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुनीर फुल टाइम ट्रंप के यहां नौकरी करने के संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिली मार के बाद से ही उसके सैनिक अस्पताल में पतली खिचड़ी खा रहे हैं। तो मुनीर अमेरिका में ट्रंप की जी हुजूरी कर रहा है और इस सब के बीच उसके एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आईसीयू से मतलब है कि एयरबेस इस तरह डैमेज हैं कि वो खंडहर बनते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना कह रही है कि काम चल रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, मतलब बस चल रहा है। पाकिस्तान के रहीम यार खान और नूर खान एयरबेस पर यहां पिछले 3 महीने में एयरबेस की मरम्मत का काम जारी है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऑपरेशन सिंदूर से मिला जख्म अभी तक भर भी नहीं पाया है। एयरबेस पर मौजूद गड्ढों की जहां सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं, तो रनवे चालू होने को लेकर बार बार दी जा रही नई तारीख इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। साफ है, अगर मई महीने का युद्ध थोड़े दिन और चल जाता तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान का क्या हाल कर देती। कुछ दिन और युद्ध चलता तो शायद ही पाकिस्तान के एक भी एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल हो पाते। रहीम यार खान एयरबेस, जिसे शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी इलाके में मौजूद स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। यह सिविल और मिलिट्री एयरबेस दोनों है। एयरबेस रहीम यार खान जिले से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर है। रहीम यार खान एयरबेस की लोकेशन भारत की सीमा से 100 से 120 किलोमीटर और अरब सागर दोनों के नजदीक है। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यह एयरबेस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बनाए रखने और फॉरवर्ड ऑपरेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एयरबेस वीआईपी मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों का मुख्य केंद्र है। ये पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन माना जाता है। रहीम यार खान एयरबेस का अब तक चालू नहीं होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। साथ ही ये पाकिस्तान के झूठे चेहरे को भी बेनकाब कर रहा है। रहीम यार खान एयरबेस के ताजा सबूत मुल्ला मुनीर के मुंह पर तमाचा है, जिस झूठ की बुनियाद पर वो फील्ड मार्शल बन बैठा। पाकिस्तान की जनता सच जानने के बाद उसे अर्श से फर्श पर पहुंचाएगी। वहीं पाकिस्तान भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तब आम पाकिस्तानी एक तरफ तो मुनीर को कोस रहे हैं, उसे ट्रंप का खानदानी नौकर बता रहे हैं और ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि देश का हाल देखिए क्या है। एक टुकड़ा केक के लिए, जी हाँ, एक टुकड़ा केक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटा सा पीस खाने के लिए भी मारकाट मच जाती है। तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां एक छोटे से केक के लिए एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं कि किसी को बस ये केक का टुकड़ा मिल जाए, कोई खा ले। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान यानी हिलाले जुर्रत थमा दिया है। जी हां, हार के बाद ये सेल्फ अवार्ड वाला कारनामा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हुआ है। मसलन पाकिस्तान के नैरेटिव वॉर का ये बस एक और उदाहरण भर है। कटोरा शरीफ और उनकी पूरी टीम अब आसिम मुनीर को यह अवार्ड दे रही है, तो पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि आखिर ये मजाक क्या है भाई, मतलब आपस में ही सारे मिलकर एक दूसरे को अवार्ड खेल रहे हैं। बयान सुनिए क्या कहना है पाकिस्तानी पत्रकार का। मार्का हक को
14 अगस्त 2025 के इंडिपेंडेंस डे के साथ जोड़ के दे हैव टेकन द पिस। और इन्होंने इस दिन की जो तकद्दुस था, इसकी जो सैंक्टिटी थी, इसकी जो अजमत थी, इसकी जो सीरियसनेस थी, उसका इन्होंने कुंडा कर दिया, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखें कि पहले तो इस चीज़ को ज़रा एब्जॉर्ब करें कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तमगा दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं उस तमगे के नाम में, लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे मैं ग्लोबल विलेज स्पेस में कुछ छोटे मोटे लड़के लड़की को कहूँ कि वो लोग एक स्टोरी पब्लिश कर दें, उसमें कहें कि जनाब ग्लोबल विलेज स्पेस ने एक सर्वे करवाया है, हमने एक एनालिसिस किया है, और जिसके नतीजे में डॉक्टर मोहित भी ज़्यादा पाकिस्तान के, दुनिया के, रूह ज़मीन के, कायनात के सबसे बड़े सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, उनको गोल्ड मेडल या प्लेटिनम मेडल या तमगा इम्तियाज़ या तमगा जुर्रत या तमगा बसालत देना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की हालात पाकिस्तान के पत्रकार बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो खुलकर पाकिस्तान के हालात पर, वहां के नेताओं हुक्मरानों पर बात करते हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी है कि किसी तरह पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया जाए। इसके लिए वो ट्रंप की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कहानी जरा भी उल्टी पड़ी तो मुनीर को खुद अमेरिका में बिरयानी की दुकान खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि हालात कुछ पाकिस्तान में ऐसे ही दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर ही कर रहा है, और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, तो जवाब में मुनीर ने बड़ी चालाकी से क्या कहा, ये आपको बता देते हैं। मुनीर का ये कहना है कि मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं है। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं। सेना के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान की स्थिरता पर मेरा ध्यान है। किसी एक दोस्त के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देंगे। इमरान खान को जेल से छुड़ाने के संकेत भी दे दिए गए हैं। ट्रंप की तारीफ और नोबेल में नामांकन की बात तक कह दी गई है। खैर, मुनीर की इन बातों से ही अब समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर आएगा। कुल मिलाकर इस सब में शहबाज और नवाज मारा जाएगा। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। जियाउल हक सरकार को उखाड़ फेंका। परवेज मुशर्रफ सरकार को खत्म कर दिया। ये पाकिस्तानी सेना के 3 जनरल्स थे जिन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जोड़ने जा रहा है। नाम है मुल्ला मुनीर का। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भी भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर ही मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। आसिम मुनीर ट्रंप की कठपुतली है। अमेरिका की मदद के बदले पाक सेना उसका एजेंडा चलाती है। अमेरिका के साथ बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा किया है। पीओके बदहाल, लेकिन पाक सेना और सरकार को सिर्फ हथियारों की चिंता है। अब जाहिर है मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी आवाम अपनी मक्कार सेना और सरकार का सच जान पाती है, तभी ये हुक्मरान उन्हें धर्म की चाशनी में डुबोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी किया। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में धर्म का घूंट पिलाकर प्यासी आवाम को चलता किया। शहबाज का ये धार्मिक सिरप मुनीर का ही बनाया हुआ है। जहां कुछ महीने पहले मुल्ला मुनीर लोगों को जिहादी कोर्स करवाते हुए उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है।
ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी ही वो विचार था जिसकी बुनियाद पर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे जो शांति से साथ में नहीं रह सकते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की सोच, रीति रिवाज और कानून सब अलग है। इसी वजह से एक राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की ये वैचारिक गंध जो आज की नहीं है, पाकिस्तान के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी हुई है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास जितनी भी छुटपुट मिसाइलें हैं, इन सभी का नाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। अहमद शाह अब्दाली, अफगान लुटेरा, भारत पर कई बार हमला। मोहम्मद गौरी, लुटेरा, भारत पर हमला किया। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर हमला, भारत की संपत्ति लूटी। जहीरुद्दीन बाबर, भारत पर आक्रमण किया, 16वीं सदी में आक्रमण। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ये जिहादी डीएनए दुनिया को पता नहीं है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ही आतंक के हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं। पाकिस्तान आतंक का मैन्युफैक्चरिंग हब है। और यही वजह है कि जब मुल्ला मुनीर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था, तब पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि ये तो सूट बूट में आतंकी मुल्ला मुनीर आ पहुंचा है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट और ओसामा बिन लादेन से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को इतनी भी रियायत नहीं दी जा सकती कि आसिम मुनीर या पाकिस्तानी समाज की विचारधारा बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और ये भले ही आपको ठीक ना लगे, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान अब आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। जैसे ही आसिम मुनीर ने परमाणु खतरे की धमकी दी, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें टैंपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बहामास, क्यूबा या कहीं भी और भेज देना चाहिए था और फिर पाकिस्तानी उन्हें वहां से लेकर चले जाते। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटाकर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को मारने या ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही सत्ता के लिए सड़कों पर मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि मुल्ला मुनीर की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है बजाय ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप उस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। खैर, पाकिस्तान के आर्मी जनरल सत्ता हथियाना चाहते हैं। सरकार के पास करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि एटम बम की बचकाना बातें ये आज भी उसी अंदाज में करते हैं। और अब तो आसिम मुनीर सपना देख रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही अमीर होने वाला है और इसको लेकर मुनीर का कहना है कि वो अगले 5 से 10 साल में विकसित देश बनेंगे और रेको दिल उन्हें हर साल $2 बिलियन पैदा करके देगा। अब ये रेको दिल जानते हैं है कहां पर? बलूचिस्तान में है ये। और बलूच का हाल क्या है ये सबको पता है और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बलूच को ट्रंप के यहाँ गिरवी रखकर मुनीर पैसा कमाना चाहता है। ये सच बलूचिस्तान के लोग समझते हैं और इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान से अलग होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना उनकी जमीन को अमेरिका के यहाँ बेचने में लगी हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। ये ब्रास के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाए हैं। 10 से 15 अगस्त के बीच पाकिस्तानी सेना के खिलाफ 71 हमले किए गए हैं। अब ऐसे बवाल में सवाल ये उठता है कि जब बलूच के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं तो फिर पाकिस्तानी मुनीर आखिर कैसे ट्रंप को खुश करने के लिए उसे बलूचिस्तान गिफ्ट में दे पाएगा?
खैर, बलूचिस्तान के लोगों के टारगेट पर पाकिस्तानी सेना हमेशा से रहती है। लगातार कई हमले इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रदर्शन का पॉइंट समझ लीजिए जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल वहां की आवाम के लिए नहीं करना चाहती है, बल्कि मुनीर ट्रंप से डील करके इसे अमेरिका को सौंप देना चाहता है और अमेरिका बलूचिस्तान में तेल निकालना चाहता है। और मुनीर जो कह रहा है उसने जरूर प्रधानमंत्री मोदी का 15 अगस्त पर दिया गया ये भाषण जरूर देखा और सुना होगा, जहां वो भारत का मिनरल माइनिंग प्लान बता रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन होगा, जिसमें It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. और ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कोई भी अब उनको सीरियसली लेता ही नहीं है। अब ट्रंप पुतिन मुलाकात की ये तस्वीरें देख लीजिए। ट्रंप पुतिन के साथ बैठक करने से पहले कितने खुश नजर आ रहे थे और बैठक करके जब वो बाहर निकले तब क्या हाल था, तस्वीरें खुद बता रही हैं। ये तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं है, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं ये, कि जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। उसके बाद कैसे पुतिन ने ट्रंप को बता दिया कि उनकी असल जगह क्या है, क्योंकि ट्रंप अपनी बातों पर अड़े रहे। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरेआम लूटपाट देखने को मिल रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, सिएटल की है, अमेरिका की ही, जहां मात्र 90 सेकंड के अंदर चोरों ने 17 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया है। महंगी घड़ियां, सोना, सब कुछ चोरों ने बड़ी सफाई से उस पर हाथ साफ कर दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। ये अमेरिका के सिएटल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां चोरों ने बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया और ट्रंप अपनी खुद पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं। चलिए रुक करते हैं एक और अगली खबर का, अहम खबर का, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव की, जिनके पीछे अब भाऊ गैंग लग गया है। आज सुबह एल्विश के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गोलियों की ऐसी बारिश हुई जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि सेलिब्रिटी की सुरक्षा आखिर कब तक सवालों में रहेगी। कभी कपिल तो कभी एल्विश। आखिर सेलिब्रिटी के ये दुश्मन लोग हैं कौन जो लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं जब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई। आज सुबह 5:30 बजे की ये तस्वीर है जब एल्विश यादव के घर पर बैक टू बैक फायरिंग हुई। 1-2 नहीं बल्कि उनके पिता का दावा है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। आप गोलियों की आवाज सुनिए और गिनती हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एल्विश यादव के घर पर 2 से 3 बदमाशों ने बैक टू बैक फायरिंग की और उसके बाद बड़े आराम से बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि जब ये वहां से फरार हो रहे हैं, जब ये फायरिंग कर रहे हैं, शायद इनको इस बात का अंदाजा है कि आसपास सीसीटीवी लगा हुआ है, इसलिए अपना चेहरा ढक रहे। देखिए, पहले दूर से ऊपर की तरफ गोली बरसाई जाती है, उसके बाद नीचे एक दूसरा व्यक्ति जो इन बदमाशों के बीच का ही है, वो बिल्कुल गेट के पास सट कर सामने की दीवार पर गोलियां बरसाता है। उसको पता है कि इन गोलियों से किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन दहशत फैलाने, धमकी देने, डराने का ये एक तरीका है। और अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। बताएंगे आपको कि किसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए आप। सुबह 5:30 बजे की ये तस्वीर है। 6 बजे तक पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है और बैक टू बैक 25 से 30 राउंड फायरिंग एल्विश यादव के घर पर करके ये बदमाश बड़े आराम से फरार हो जाते हैं।
गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। मैंने पहले आपको बताया था कि बताऊंगी कि आखिर जिम्मेदारी ली किसने है। सोशल मीडिया पर आया पोस्ट जिसमें साफ लिखा गया है कि हाँ भाई राम राम सारे भाइयां ना, आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलाई है। ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर ही दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो फायरिंग हुई एल्विश यादव के घर पर वो हिमांशु भाऊ गैंग ने ही करवाई है। एल्विश के घर से हमारे सहयोगी साहिल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस फायरिंग में एल्विश के घर पर कितना डैमेज हुआ है और कैसा माहौल वहां पर इस वक्त है। गुरुग्राम का सेक्टर 57 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास 3 हमलावरों ने एल्विश यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, आपको गोलियों के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस समय हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसने बताया है कि ये जो पूरा हमला है हिमांशु भाऊ गैंग के लड़कों ने करवाया है। तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन करती है। पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अधिकारी का यह भी कहना है कि किसी तरह की धमकी या इसके पहले किसी से कोई रंजिश की बात नहीं सामने आई है। परिवार इनकार कर रहा है कभी कोई धमकी मिली या किसी से कोई दुश्मनी है। सुनिए क्या कहना है पुलिस का। सर, आज एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई, क्या जानकारी, कितने बजे की कॉल आपको मिली? हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पर। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की। तो पुलिस के बयान से एक बात तो साफ है कि पुलिस के सामने भी चुनौती है। जो लोग हेलमेट पहनकर चेहरा ढक के आए हैं उनको पहचाना जा सके। भले ही सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले ली गई हो, लेकिन उसके बाद भी अभी जिन लोगों ने फायरिंग की उनको तलाश पाना मुश्किल है। सुबह 5:30 बजे एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाले ये लोग कौन थे, सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। अब परिवार जो उस वक्त घर के अंदर मौजूद था, रही एल्विश ना हो लेकिन परिवार घर के भीतर मौजूद था, वो क्या कह रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की किस एंगल से जांच कर रही है इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार सुबह 5:30 बजे हरियाणा का पौष शहर गुरुग्राम गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से दहल उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद साफ हुआ कि यह गोलीबारी मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT के विजेता रहे एल्विश यादव के घर पर हुई है। हालांकि जिस समय यह फायरिंग हुई एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर उनका परिवार और केयरटेकर था, जिन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। गुरुग्राम का सेक्टर 57 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास 3 हमलावरों ने एल्विश यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने छानबीन की तो एक CCTV का पता चला, जिसको खंगालने पर बाइक सवार 3 बदमाश चेहरा ढके हुए फायरिंग करके भागते दिख रहे हैं। इन लोगों ने एल्विश के घर पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की है। उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस वक्त फायरिंग हुई
उनके घर पर उनके पिता मौजूद थे। एल्विश के पिता का कहना है कि प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है, जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी, और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी। और वहीं पुलिस का कहना है कि सुबह 6:15 बजे के आसपास जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कई सबूत जुटाए गए। हालांकि इसके पहले एल्विश या उसके परिवार को कभी कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। एक तरफ पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया है कि जय भोले की। हाँ भाई, राम राम सारे भैया ना। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। राम राम। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव का नाम चर्चा में है। इसके पहले भी एल्विश यादव कई बार विवादों में रहे हैं। एल्विश और विवाद, रेव पार्टी और स्नेक वेनम केस, चुंगदरांग पर नस्लवादी टिप्पणी, प्रिंस नरूला के साथ लड़ाई, मैक्सटर्न यानी सागर ठाकुर के साथ हाथापाई, रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारने का मामला, गमला चोरी का आरोप। गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में सरेआम फायरिंग की घटनाओं ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग और अब एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग। ये बताने के लिए काफी है कि रात भर चलने वाले शहर और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि रात भर गश्ती का दावा करने वाली पुलिस की सच्चाई अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि एल्विश यादव कोई पहले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जो किसी के निशाने पर रहे हो। इसके पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन पर हमले हुए हैं, जो टारगेट पर रहे हैं। बता देते हैं आपको वो कौन कौन से सेलिब्रिटी और कब कब उनको टारगेट किया गया है। साल 2018 में चंडीगढ़ में परमिश वर्मा पर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद बता दें आपको कि मनकीरत औलख को देविंदर बम्बिहा गैंग से धमकी मिली थी और अभी कुछ साल पहले साल 2023 में कनाडा में गिप्पी गरेवाल के घर पर भी गोलीबारी हुई थी। इसी साल 2025 में, अभी मुश्किल से महीने भर पहले की बात है, जब गुरुग्राम में फाजिलपुरिया की कार पर गोलीबारी हुई थी। साल 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2025 में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी हुई, एक नहीं बल्कि 15 दिन के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। साल 2025 में सैफ अली खान के घर पर चोर ने हमला किया था और इस हमले में सैफ अली खान घायल भी हो गए थे। बढ़ते हैं आगे। इन सब के बीच आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब भी दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा है उससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 7 दिन के भीतर राहुल गांधी हलफनामा दें, वरना उनके आरोपों को निराधार माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, सुनिए। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून।
और इन सभी जरूरी खबरों के साथ ही प्रहार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां कैसी?